सुप्रभातम। क्लास 7 में आज संस्कृत व्याकरण पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी अप्रैल के महीने में आपका संस्कृत व्याकरण का जो कोर्स है, माहेश्वर सूत्राणी, प्रत्याहार, वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन है ना। तो वर्ण हम सबसे पहले वर्ण प्रारंभ करेंगे। तो वर्ण कैसे, कहाँ से आए, कैसे आए, तो इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद उसी क्रम में माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, वर्ण विन्यास, वर्ण वियोजन, संयोजन, ये जो है इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण की आवश्यकता क्यों है? व्याकरण जैसे आप पुस्तक पढ़ते हैं तो वैसे व्याकरण भी, कोई भी भाषा पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, हिंदी पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, तो आप देखते हैं कि साथ में व्याकरण जरूर पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र के लिए कहा जाता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है। तो संस्कृत व्याकरण भी क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें यदि संस्कृत भाषा शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना यदि जानना है तो हमें संस्कृत व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्याकरण ही हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना सिखाता है। मान लीजिए किसी को संस्कृत व्याकरण नहीं ज्ञान है, तो यदि उसे कहना है कि पिता खाते हैं तो कहेगा पिता खाती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि पुल्लिंग में खाता है प्रयोग होता है। या एक जैसे लड़के, जैसे हिंदी व्याकरण ले लीजिए, जैसे लड़के आते हैं, बहुवचन में होता है लड़के आते हैं, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है वो लड़के आता है भी कह सकते हैं। तो हम वाक्यों को, जो भी हम बातचीत में भी बोलते हैं या पुस्तकों में भी जो भी है, शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना हम व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। तो इसलिए किसी भी भाषा का हमें अध्ययन करना है, जैसे अभी हम संस्कृत का हमें अध्ययन करना है, तो संस्कृत के व्याकरण को जानने की आवश्यकता है। अब संस्कृत व्याकरण में हम क्रम से चलेंगे। सबसे पहले हम जो भी बातचीत करते हैं, कैसे करते हैं? वाक्यों के माध्यम से। वाक्य ही तो बोलते हैं ना। कुछ पढ़ रहे हैं या बात कर रहे हैं, अपनी बातें किसी को बता रहे हैं, तो हम वाक्य ही तो बोलते हैं। और वाक्य कैसे बने हैं? किसी भी वाक्य में अनेक शब्द होते हैं, वाक्य शब्दों से बने हैं। और शब्द कैसे बने हैं? शब्द वर्णों से बने हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है कमल, फूल है ना, कमल का फूल होता है। तो मान लीजिए कमल बना है, तो कमल कैसे बना है? कमल वर्णों से बना है। क, म, ल, अभी हम वर्ण पढ़ेंगे तो इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे कि कमल कैसे बना, इसमें कौन से वर्ण कैसे लगे हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले बस इतना समझ लीजिए कि वाक्य जो है वो शब्दों से बनते हैं। शब्द कैसे बने हैं? वर्णों से बने हैं। और वर्ण, अब वर्ण पे हम चर्चा करेंगे। वर्ण कैसे आए? तो वर्णों के लिए आता है, एक संस्कृत शास्त्रों में एक सूत्र आता है, एक श्लोक आता है, नित्यावसाने नटराज राजः निनाद ढक्काम नवपंचवारम, है ना। नित्यावसाने नटराज राजः निनाद ढक्काम नवपंचवारम। नृत्यावसाने यानी नृत्य के अवसान पर, यानी नृत्य की समाप्ति पर। माना जाता है कि शिव जो थे, नृत्य, तांडव नृत्य का आता है, शिव का नृत्य आता है, तो उसके अवसान पे यानी नृत्य की समाप्ति पर, नृत्यावसाने नटराज राजः, नटराजों के भी राज है, यानी कि यहाँ देवादिदेव महादेव के लिए आया है। और क्या? निनाद, निनाद मीन्स बजाया, ढक्काम नवपंचवारम, ढक्का मीन्स डमरू है, डमरू को उन्होंने नवपंचवारम, नवपंच यानी नव और पंच माने 5, यानी 9 और 5, 9 5 जोड़ेंगे तो 14 यानी 14। तो नृत्य अवसाने, नृत्य के समाप्ति पर भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। और 14 बार बजाया तो जैसे बाकी आप डमरू जो मार्केट में भी आप देखते होंगे, डमरू मिलता है दशहरे के समय, देखते होंगे आप लोग, तो वह बजाएंगे तो उसकी आवाज निकलती है। लेकिन जो देवाधिदेव महादेव हैं, शिव हैं,
तो उनकी जो डमरू भी विशेष होगी ना, और उससे सिर्फ ध्वनि नहीं निकले। उन्होंने जब डमरू बजाया तो 14 माहेश्वर सूत्र निकले। तो 14 माहेश्वर सूत्र क्या थे? 14 माहेश्वर सूत्रों में ही सारे वर्ण आ जाते हैं। आपको माहेश्वर सूत्र जब वर्ण पढ़ेंगे तो माहेश्वर सूत्र भी आपको पढ़ना है। तो माहेश्वर सूत्र जो है 14 वर्ण क्या क्या उन्होंने जो 14 बार बजाया तो उससे 14 माहेश्वर सूत्र निकले। क्या निकले? तो आई उण, रे ऋक, ए ओम, आई औच, हयवरट, लण, यमंगणनम, झभय, घढधश, जब गडदश, खफ छठ थ, चट तव, कपय, शश शर हल। तो ये 14 सूत्र हैं। किसी भी व्याकरण की बुक में होगा, वैसे मैं अभी दिखा भी दूंगी आपको कहाँ है कैसे है। तो ये 14 वर्ण निकले। अब इन 14 वर्णों को हम यदि ध्यान से देखेंगे तो इसमें जितने भी हम स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, जितने भी हम वर्ण जो हमें पढ़ते हैं, हमें व्याकरण के लिए आवश्यक है, तो वो सारे वर्ण इसमें हैं। और इन वर्णों से ही हम फिर प्रत्याहार भी बनाते हैं। तो प्रत्याहार की भी उपयोगिता आगे जब हम संधि वगैरह या और भी विषयों को पढ़ते हैं तो उनकी आवश्यकता होती है। तो अभी हमें चूंकि वर्ण कैसे आई मैंने आपको बता दिया कि शिव ने जब डमरू बजाया तो उनके डमरू से ही उन्होंने 14 बार बजाया, तो उसी से 14 माहेश्वर सूत्र निकले। और जो 14 माहेश्वर सूत्र थे वो और कुछ नहीं थे, वर्ण ही थे, है ना। तो इस तरह से वर्ण कहाँ से आया ये तो आपको समझ में आ गया, है ना। अब आता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के लिए आता है कि वहां साध से, अभी मैंने शुरू में बताया ना कि वाक्य कैसे बने हैं, शब्दों से। शब्द कैसे बने हैं? वर्णों से। लेकिन वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए वर्ण का एक दूसरा नाम अक्षर भी है। अक्षर, अक्षर माने जो अविनाशी नहीं है, और अक्षर यानी जो अविनाशी नहीं, अक्षर मीन्स जो नाशवान है, इसलिए अक्षर माने जो नाशवान नहीं है, तो उसको वो कहते हैं वर्णों को। इसलिए कि वाक्य कई शब्दों से वाक्य बने हैं तो वाक्य को भी हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। शब्द भी कई वर्णों से बने हैं तो शब्दों को ही अलग अलग खंडों में हम बांट सकते हैं। लेकिन वर्ण के हम खंड नहीं कर सकते, वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए चूंकि वर्ण के खंड नहीं कर सकते, इसलिए वर्णों का एक नाम अक्षर भी है। और व्याकरण की पुस्तकों में जिसका उदाहरण आता है कि जिस सार्थक ध्वनि के खंड न किए जा सके, उसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसका विभाजन हम जिसको न कर सकें, उसी को वर्ण या अक्षर कहते हैं। मतलब ये वर्ण की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई है जिसको फिर हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसके खंड हम नहीं कर सकते हैं। तो ये वर्ण हो गया। अब वर्ण कितने हैं? तो मुख्यतः वर्ण के दो भाग करते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, है ना। और फिर अब स्वर वर्ण कितने हैं? तो अभी तक आप 7 में आए हैं तो आप तो जब पढ़ना शुरू करते हैं हिंदी संस्कृत तभी अ आ ई स्वर व्यंजन से शुरू करते हैं। क ख ग घ व्यंजन में ये नर्सरी LKG से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फिर से उसको हम रिमाइंड करेंगे, फिर से उसका रिवीजन करेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। अभी व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे क्योंकि संस्कृत व्याकरण में आपको पढ़ना है। तो वही स्वर वर्ण, वही अ से आप लोगों ने जब नर्सरी LKG UKG में पढ़ा होगा तो स्वर वर्ण पढ़ा होगा अ से अह तक, अ आ ई उ ऊ री री ऋ री ए ऐ ओ औ अम अह तक पढ़ा होगा। लेकिन जब हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं तो अ से औ तक हम स्वर वर्ण मानते हैं। अम और अह को स्वर वर्णों के भी अंतर्गत नहीं मानते, उनको अयोग वाह कहते हैं। तो इसलिए स्वर वर्ण का मतलब क्या हो गया? अ से औ तक। और कहीं कहीं स्वर की फिर मात्रा की दृष्टि से स्वर वर्णों का जो हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जितनी मात्रा की दृष्टि से भी हम स्वर के विभाजन करते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऐसा मानते हैं कि जो ह्रस्व स्वर है उसको उच्चारण करने में हमें 1 मात्रा का समय लगता है, जो दीर्घ स्वर है
उसके उच्चारण करने में हमें 2 मात्रा का समय लगता है, और जो प्लुत स्वर हैं उसके उच्चारण में हमें 3 मात्रा का समय लगता है ना। और उसके बाद जब इतना स्वर को जान लेंगे तो फिर हम आएंगे व्यंजन पे। तो सबसे पहले फिर मैं पहले आपको दिखा दूं कि क्या है। वर्ण है सबसे पहले, आप पुस्तक में देखिए। हाँ, तो फिर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि स्वर वर्ण आपने शुरू में जो पढ़ा होगा अ से अह तक, लेकिन अभी आप जो व्याकरण की दृष्टि से क्या पढ़ेंगे कि अ से औ तक, और और अह अयोगवा है। और मात्रा की दृष्टि से जब स्वर वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो मात्रा की दृष्टि से जो समय लगता है उस आधार पर भी स्वर वर्णों को हम बांटते हैं 3 भागों में, ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण और प्लुत वर्ण। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसे अ बोल रहे हैं अ, तो अ में हमें उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगता है, तो इसलिए अ को कहते हैं ह्रस्व स्वर। लेकिन जिस स्वर वर्ण को उच्चारण करने में हमें 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे कहते हैं आ, तो यानी जितने भी दीर्घ स्वर हैं, जैसे अ ह्रस्व स्वर है, आ दीर्घ स्वर है, छोटी ई ह्रस्व स्वर है, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है। और जब बड़ी हम बोलते हैं ई, तो वो दीर्घ स्वर है, उसमें 2 मात्रा का समय लगता है। तो इस तरह से ऊ, जो छोटा ऊ है ह्रस्व स्वर है, जो बड़ा ऊ है वो दीर्घ स्वर है ना। तो इस तरह से ये सबका चार्ट लिख के भी मैं बताऊंगी, पहले अभी समझा दूं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हो गए। और तीसरा एक आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में आता है कि जब हम किसी को आवाज देते हैं, किसी को पुकारते हैं, जैसे कहेंगे सीता, आ लंबा होता है ना, तो उसमें 3 मात्रा का समय लगता है। तो प्रायः इसका प्रयोग किसी को बुलाने में या इस अर्थ में होता है, किसी को आवाज दे रहे हैं, बुला रहे हैं, किसी को संबोधन भी कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा वो 3 मात्रा का उसमें समय लग जाता है। तो वैसी जगहों पे प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। तो ये स्वर का हो गया। इसके बाद आते हैं आज हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर अगले दिन हम आपको रिटेन में दिखाएंगे कि कैसे कैसे इसके माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से या लिख करके कैसे विभाजन हुआ, किसमें स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, आज हम चर्चा कर लें, फिर अगले क्लास में उसके आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद फिर व्यंजन वर्ण में आएंगे। व्यंजन वर्ण भी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि क से शुरू करते हैं ना, क ख ग घ अंग च छ ज, तो च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंत स ह। तो ये जो क से ह तक है, ये सब क्या है, स्पर्श वर्ण है ना। इसमें भी कई विभाग किए गए हैं, जैसे क ख ग घ अंग जो है, इसको हम कहते हैं कवर्ग, यानी कवर्ग में 5 वर्ण माने जाते हैं, क ख ग घ अंग। दूसरा है चवर्ग, कवर्ग के बाद चवर्ग आता है ना, च छ ज झ य, इसको कहते हैं चवर्ग, इसमें भी 5 वर्ण है। इसके बाद आता है क्या, ट ठ ड ढ ण, टवर्ग, उसमें भी 5 वर्ण है। फिर त थ द ध न, तवर्ग, इसमें भी 5 वर्ण है। फिर पवर्ग, प फ ब भ म, पवर्ग, इसमें भी 5 वर्ण है। तो इस तरह से कवर्ग से पवर्ग तक, यानी क से म तक, इन 5 वर्गों के 5 वर्णों को मिला करके 25 हो गए। इन 25 वर्णों का एक नाम है स्पर्श वर्ण। आगे जब हम पढ़ेंगे तो यदि कहीं चर्चा होगी स्पर्श वर्ण, तो स्पर्श वर्ण से आपको ये समझ लेना होगा कि स्पर्श वर्ण यानी कि क से म तक। उसके बाद आता है य र ल व, य र ल व, इसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और उसके बाद क्या आता है, तीनों श और ह, तो इनको कहते हैं ऊष्म वर्ण। तो व्यंजन में मुख्य रूप से आपको इतना जानना है ना। और और अह तो मैंने पहले ही बताया कि उसको अनुस्वार और विसर्ग उसको अयोगवाह कहते हैं, है ना। तो इस तरह से मुख्य रूप से वर्णों के बारे में आपको इतना ही करना है। अब इसको अगले क्लास में हम इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे, उसको चार्ट के माध्यम से और आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे।
आज मैंने वर्ण पे आपको इतना समझाया कि वर्ण कहाँ, आपका वर्ण का जो आपका व्याकरण का सिलेबस है वो भी मैंने आपको बताया और वर्णों के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और जो आपका व्याकरण का जो संबंधित सिलेबस है उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद।